हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज है लार्जेस्ट आइसबर्ग से रिलेटेड। आइसबर्ग क्या है? ये एक ग्लेशियर है मान लीजिए, और इसका एक टुकड़ा अगर टूटता है तो उसको आइसबर्ग बोलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग न्यूज में था, क्योंकि ये अंटार्कटिका के ग्लेशियर से अलग हुआ है और इसको नाम दिया गया है A76। तो अगर इस पे हम क्लोजर लुक डालें तो ये है A76। ये एक आइसबर्ग है और अब ये वेडल सी में तैर रहा है। तो ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ये वेडल सी है और ये वो आइसबर्ग है जो अलग हुआ है, जो टूटा है। आप देख सकते हो ये इससे अलग हो गया है। आइसबर्ग का नाम दिया गया है A76। ये अब वेडल सी में तैर रहा है। नेक्स्ट न्यूज है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड। हाल ही में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 6 इंडियन साइट्स का नाम यूनेस्को को सबमिट किया है, और ये नाम इसलिए सबमिट किए गए हैं ताकि इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया जा सके। ये 6 साइट्स कौन कौन सी हैं? एक है सतपुरा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। दूसरा है रिवर फ्रंट ऑफ सिटी ऑफ वाराणसी यानी वाराणसी का गंगा घाट, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। तीसरा है मेगालिथिक साइट ऑफ हायर बेंकल, ये कर्नाटका में है। चौथी साइट है मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जो कि महाराष्ट्र में है। और 5वीं साइट है बेदा घाट, लमता घाट जो कि नर्मदा वैली में है, जबलपुर में। और लास्ट साइट है कांचीपुरम के टेम्पल्स। ये टेम्पल्स कहाँ हैं? ये है तमिलनाडु में। ये 6 साइट्स न्यूज में थी। नेक्स्ट न्यूज है घोलवाड़ सपोता। अब हो सकता है इनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो, लेकिन ये एक चीकू की वैरायटी है जो कि महाराष्ट्र में उगाया जाता है और इसको GI टैग मिला हुआ है। GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हर एक एरिया में कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो काफी फेमस होते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग की चाय। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रॉपर तरीके से मार्केट करने के लिए और उनके अलग पहचान बनाने के लिए उनको एक टैग दिया जाता है। GI टैग बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। महाराष्ट्र के इस घोलवाड़ सपोता को GI टैग मिला हुआ है और रिसेंटली ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि अब महाराष्ट्र इन फ्रूट्स को यूके में एक्सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट न्यूज है कोवी सेल्फ से रिलेटेड। ये एक सेल्फ टेस्ट किट है कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए, और इस किट को बनाया है माई लैब नाम की कंपनी ने। ये कंपनी पुणे बेस्ड है। नेक्स्ट न्यूज है ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर हेल्दी लाइव्स एंड वेलबींग फॉर ऑल। इस एक्शन प्लान पर एक सेकंड एनुअल रिपोर्ट रिसेंटली WHO ने जारी की थी। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ की बात करें तो ये 3rd सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल 17 हैं और इनकी अनाउंसमेंट 2015 में की गई थी। इसका टारगेट है, यानी कि इनको अचीव करने का टारगेट है 2030 तक। नेक्स्ट है रिसेंटली 2 पर्सनैलिटीज न्यूज में थी क्योंकि उनको 2020 के मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये 2 लोग कौन कौन थे? एक है शंकर बालासुब्रमण्यम और दूसरे हैं डेविड क्लेनरमैन। इन दोनों को 2020 के मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के केमिस्ट हैं। नेक्स्ट न्यूज है RBI से रिलेटेड। RBI ने रिसेंटली 99,000 करोड़ का डिविडेंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किया है। टू बी स्पेसिफिक ये है 99,122 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट न्यूज है महाराष्ट्र से रिलेटेड। महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर राजेश टोपे। महाराष्ट्र की एक स्कीम है महात्मा फूले जन आरोग्य योजना। अब इंडिया में एक और नई डिजीज का क्राइसिस बन रहा है, वो डिजीज है म्यूकोरमाइकोसिस। इसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। महाराष्ट्र की स्कीम है महात्मा फूले जन आरोग्य योजना। अब महाराष्ट्र में इस ब्लैक फंगस के केस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया है कि इस स्कीम के तहत यानी महात्मा फूले जन आरोग्य योजना के तहत ब्लैक फंगस का भी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। ये एक हेल्थ स्कीम है जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए सरकार ने बनाई हुई थी। अब इसमें ब्लैक फंगस को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि अब इस स्कीम के बेनिफिशरीज ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट भी फ्री में पा सके। नेक्स्ट न्यूज है कोरल रीफ से रिलेटेड। रिसेंटली कोरल रीफ को मॉनिटर करने के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो सैटेलाइट बेस्ड है और जो कोरल रीफ को मॉनिटर करेगा, और ये है एलन कोरल एटलस और इसे तैयार किया है एस्नर लैब ने। ये दुनिया का पहला
सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि कोरल रीफ्स को मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट न्यूज है यूके से रिलेटेड। सो यूके G7 समिट का होस्ट है और अभी कुछ दिन में हेल्थ मिनिस्टर्स की समिट होने वाली है G7 के मेंबर्स की। और इवन दो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, यानी G7 का मेंबर नहीं है, इंडिया को एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया है। और जो हेल्थ मिनिस्टर्स की मीट है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाली है। G7 समिट यूके में है और G7 हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाली है। नेक्स्ट न्यूज है INS राजपूत से रिलेटेड। सो INS राजपूत इंडियन नेवी का फर्स्ट डेस्ट्रॉयर था और अब इसे डीकमीशन किया जा रहा है 41 ईयर्स की सर्विस के बाद। इसे 1980 में कमीशन किया गया था और इसे उस टाइम के USSR के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट न्यूज है मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड। सो वो एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, यानी एनवायरमेंट एक्टिविस्ट थे और हाल ही में वो इसलिए न्यूज में थे क्योंकि उनका निधन हो गया। उन्हें गार्ड ऑफ हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने चिपको मूवमेंट में एक अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट न्यूज है ब्रिक्स से रिलेटेड। ब्रिक्स है वो 5 देशों का एक ग्रुप है। 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सो रिसेंटली ब्रिक्स इसलिए न्यूज में था क्योंकि ब्रिक्स का जो एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप है उसकी मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग को चेयर किया था इंडिया ने। सो इस मीटिंग के बाद इन देशों ने ये डिसाइड किया कि जो एग्जिस्टिंग टेलीस्कोप्स हैं उनका नेटवर्क बनाया जाना चाहिए ताकि एक रीजनल डेटा नेटवर्क हो सके। यानी कि जैसे हर कंट्री ने अपने अपने टेलीस्कोप लगाए हुए हैं, सो आइडिया ये है कि सब एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करें ताकि हम मिलकर काम कर सकें। सो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप है वो किस देश ने होस्ट की थी? सो ये मीटिंग इंडिया ने होस्ट की थी और ये 7th मीटिंग थी। नेक्स्ट न्यूज है SITA से रिलेटेड। सो SITA क्या है? ये पैसेंजर सर्विस सिस्टम है ऑल इंडिया रेडियो का। रिसेंटली ये सिस्टम इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर साइबर अटैक हुआ है और जिसकी वजह से, यानी साइबर अटैक की वजह से जो इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल डेटा है वो लीक हो गया। और ये SITA है ये जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट न्यूज है गामा रेज से रिलेटेड। सो एक है लासो। लासो का फुल फॉर्म है लार्ज हाई एल्टीट्यूड एयर शोवर ऑब्जर्वेटरी। ये ऑब्जर्वेटरी है चाइना की और इस ऑब्जर्वेटरी ने रिसेंटली गामा रेज को डिटेक्ट किया है और ये गामा रेज हाई एनर्जी गामा रेज है। इससे पहले इतनी हाई एनर्जी गामा रेज को कभी डिटेक्ट नहीं किया गया था। सो ये डिटेक्ट कहाँ किया गया है? ये अपनी गैलेक्सी यानी मिल्की वे में डिटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ समिट से रिलेटेड। सो ग्लोबल हेल्थ समिट है उसको यूरोपियन कमीशन और इटली ने G20 प्रेसिडेंसी के तौर पर इसको होस्ट करवाया है। यानी कि G20 की जो समिट है उसका होस्ट इस साल के लिए इटली है और ये जो ग्लोबल हेल्थ समिट है उसके लिए इटली और यूरोपियन कमीशन ने कोलैबोरेशन किया है। और इस समिट के एंड में रोम डिक्लेरेशन अनाउंस की गई। इटली की राजधानी है रोम और FAO का मुख्यालय भी रोम में ही है। नेक्स्ट न्यूज है NMMS ऐप। NMMS का फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग ऐप। सो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है। ये ऐप रिसेंटली MORD मिनिस्टर, MORD यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने लॉन्च की है। मिस्टर तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो संभालते हैं। सो ये ऐप क्या करेगी? ये मनरेगा वर्कर्स हैं, उन्होंने जो काम किया है और उनकी अटेंडेंस है, उन दोनों एस्पेक्ट्स को मैनेज करेगी। यानी कि इस ऐप की मदद से रियल टाइम अटेंडेंस मैनेज की जाएगी मनरेगा वर्कर्स की। नेक्स्ट न्यूज है AIS 142-2019। सो ये एक्चुअली है क्या? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने टायर्स के नए फॉर्मेट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। सो ये AIS है, ये टायर्स के फॉर्मेट से संबंधित है और इस नए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का मेन पर्पस है व्हीकल की फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। नेक्स्ट है राइसोटोप प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये 2 टर्म से मिलकर बना है, एक है आइसोटोप और एक है राइनोज। सो राइनोज जिनको गैंडा बोलते हैं, उनकी 90% पॉपुलेशन है वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड। सो रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। सो स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं वो 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। ये कैटेगरी कौन कौन सी हैं? माका, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, देन ध्यानचंद अवार्ड और प्रोत्साहन पुरस्कार, और लास्ट है राजीव गांधी
खेल रत्न। सो ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है जुपिटर से रिलेटेड। सो जुपिटर एक प्लेनेट है और यहाँ पर एक स्पोर्ट है क्लाइड स्पोर्ट। इस स्पोर्ट को 2020 में क्लाइड फोस्टर ने अपने 14 इंच टेलीस्कोप से डिस्कवर किया था। अब नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है जूनो। नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उसका एक स्पेसक्राफ्ट है जूनो, और जूनो की फोटो के हिसाब से ये जो क्लाइड स्पोर्ट है ये एक्सटेंड हो रहा है, यानी इसका साइज है जो प्लेनेट जुपिटर पर, इसका साइज एक्सटेंड हो रहा है, यानी ये बड़ा हो रहा है। सो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जूनो किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है। सो ये नासा का स्पेसक्राफ्ट है और क्लाइड स्पोर्ट जुपिटर से संबंधित है। नेक्स्ट है चीता को मध्य प्रदेश के कुन्हो पलपुर नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा और ये प्रोजेक्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। सो इंडिया में लास्ट चीता 1947 में पाया गया था और उसके बाद 1952 में इसको इंडिया में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। अब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक प्रोजेक्ट के तहत साउथ अफ्रीका से चीते लाकर मध्य प्रदेश के कुन्हो पलपुर नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो टोटल 10 चीता लाए जाएंगे, जिसमें से 5 मेल होंगे और 5 फीमेल होंगे, और इनको इस कुन्हो पलपुर नेशनल पार्क में रखा जाएगा। ये चंबल एरिया में स्थित है। ये नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। सो केरला के फार्मर साजी NM को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 के लिए सेलेक्ट किया गया है और उनको इंडिविजुअल कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। उनको केरला के ट्यूबर मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है युआन लोंगपिंग का हाल ही में निधन हुआ है। उनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से भी जाना जाता है। वो चाइना से थे और वो रिसेंटली इसलिए न्यूज में थे क्योंकि उनका निधन हुआ है। हाई यील्ड हाइब्रिड वैरायटी के कल्टीवेशन के कारण, यानी हाई यील्ड हाइब्रिड वैरायटी में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट न्यूज है यूके से रिलेटेड। सो रिसेंटली यूके ने ग्लोबल पेंडेमिक राडार लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इसको इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। सो ये कोविड-19 के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, उनको डिटेक्ट करके उनका एक डेटाबेस तैयार करेगा ताकि ट्रेसिंग अच्छे से की जा सके। नेक्स्ट है सेबी से रिलेटेड। तो सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ये मार्केट रेगुलेटर है, यानी शेयर एंड स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है, और इन्होंने 2 फील्ड के लिए, यानी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और वेंचर कैपिटल फंड के लिए लिमिट है वो एक्सटेंड कर दी है। पहले ये ओवरऑल लिमिट थी $750 मिलियन, अब इसको इंक्रीज करके $1500 मिलियन कर दिया गया है। नेक्स्ट है कोंगो का माउंट नीरागोंगो। सो रिसेंटली ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, यानी ज्वालामुखी फटने के कारण ये न्यूज में था। सो ये कोंगो में है। कोंगो एक अफ्रीकी देश है। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये है माउंट नीरागोंगो, और ये पहले ऐसा दिखता था और अभी ज्वालामुखी फटने के कारण ये ऐसा है। FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो रिसेंटली इंडिया ने FDI डेटा रिलीज किया है और इस डेटा के हिसाब से $81.72 बिलियन का FDI आया है और ये अब तक का हाईएस्ट एवर है, यानी कि 2020-21 में इतना FDI आया है और ये अब तक का हाईएस्ट एवर है। FDI माने विदेशों से जो लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक है FDI और एक है FII। अब अरविंद मायाराम कमेटी के हिसाब से 10% से बड़ा अगर इन्वेस्टमेंट है, यानी अगर किसी कंपनी में 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है तो वो FDI की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट न्यूज है वो RBI से रिलेटेड है। सो RBI रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि RBI ने कहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ अमालगमेट करने के बारे में सोच सकती है अगर ऐसा प्रपोजल आता है तो। मतलब डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से RBI इस बारे में सोच सकती है। सो सबसे पहले आपसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स को अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में मर्ज करना है या अमालगमेट करना है तो इसमें किसकी अथॉरिटी की जरूरत होगी? सो ये RBI की अप्रूवल की जरूरत होगी। RBI बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। सो सबसे पहले एक पैनल सेटअप किया गया है, वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल। सो इसमें कई इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे WHO, FAO, UNEP, ये सब इंटरनेशनल एजेंसीज हैं और ये पैनल इसलिए सेट किया गया है ताकि एनिमल से ह्यूमन में बीमारियां ना फैले। ऐसी डिजीज जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती हैं उन डिजीज को
जूनोटिक डिजीज बोलते हैं। सो जूनोटिक डिजीज को रोकने के लिए ये पैनल सेटअप किया गया है। पैनल का नाम है वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल, और इस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी 2 देशों ने, एक है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, और WHO इसमें की रोल प्ले करेगा। नाउ फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। रिसेंटली पेरिस न्यूज में था, पेरिस वन प्लेनेट समिट के कारण। एक्चुअली ये 2017 की एक समिट है, और इस समिट के बाद ही NGFS लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है IT रूल्स रिलेटेड। IT क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। सो ये रूल्स 26 मई से लागू हो गए, और इसलिए ये न्यूज में थे। अब रिसेंटली MEITY यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये गाइडलाइंस जारी की हैं सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए, और इसमें इन सोशल मीडिया एंटिटीज के लिए कोड ऑफ एथिक्स स्पेसिफाई किया गया है। प्रेजेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है तस्मानियन डेविल। सो ये एक वाइल्ड एनिमल है, ये इस टाइप का दिखता है, और रिसेंटली ये न्यूज में था क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड पर पिछले 3000 साल में पहली बार तस्मानियन डेविल का बर्थ हुआ है। सो ये एक वाइल्ड एनिमल है, इससे ज्यादा आपको इसमें PhD करने की जरूरत नहीं है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में एक जगह का नाम है। एक्चुअली ये ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड स्टेट है, और पिछले 3000 साल में पहली बार मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया पर इस एनिमल का बर्थ हुआ है। नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी से रिलेटेड। सो IIT गुवाहाटी ने स्मार्ट विंडोज डिजाइन की है ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। सो ये स्मार्ट विंडोज हैं, यानी ये स्मार्ट खिड़कियां हैं, ये बिल्डिंग का जो क्लाइमेट है उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेंगी। सो कुछ इस तरीके से ये काम करेंगी, जैसे अगर धूप ज्यादा होगी बाहर तो ये कम सनलाइट को अंदर आने देंगी ताकि रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो। अगर अंदर ठंडी ज्यादा है तो ये धूप को ज्यादा अंदर आने देंगी। सो आपको याद रखना है, ये IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने तैयार की है। नेक्स्ट है वन गुजर। सो रिसेंटली उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को इस मामले में वार्निंग दी है। एक्चुअली ये नोमैड्स हैं, ये जो वन गुजर हैं ये नोमैडिक ट्राइब है, यानी ये घूमते रहते हैं, और ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ये उत्तराखंड में है। अभी कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड सरकार ने इन पर काफी लिमिटेशंस लगा दी थी, जिसकी वजह से किसी ने कोर्ट में पेटिशन फाइल की, और उस पेटिशन के हिसाब से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार पर डांट लगाई है कि आप इनको एनिमल्स की तरह रहने पर मजबूर कर रहे हो। तो स्टेट गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि अगर ये लोग गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क में एंटर होंगे तो वहां की वाइल्ड लाइफ को बीमारियों का खतरा है, क्योंकि अगर इनमें से किसी को कोरोना वायरस हुआ तो वहां पर वाइल्ड लाइफ को भी कोरोना वायरस हो सकता है। ये पूरा एंटायर आर्गुमेंट। उत्तराखंड की बात करें तो जो चिपको आंदोलन है उसकी शुरुआत भी उत्तराखंड में ही हुई थी। उस टाइम पर ये उत्तर प्रदेश का पार्ट। रिसेंटली जो चिपको आंदोलन के लीडर थे मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा, उनकी डेथ हो गई थी, इसी कारण वो न्यूज में थे। इसके अलावा उत्तराखंड अपनी एक स्कीम के कारण भी न्यूज में था, ये है वत्सल्य योजना। नेक्स्ट है वर्जिन गैलेक्टिक, जिन्होंने पहली स्पेसशिप 2 स्पेस फ्लाइट लॉन्च की है। सो ये एक अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी है जिन्होंने अपनी पहली फ्लाइट लॉन्च की है स्पेस में। नाउ इसके अलावा नेक्स्ट है इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। सो ये 25 से 31 मई तक मनाया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, यानी कि ये वो टेरिटरीज हैं या वो इलाके हैं जहां पर लोगों ने अभी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं बनाई है, यानी जैसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाती है वैसे ही इन लोगों ने अभी तक नहीं बनाई है। सो ऐसी कुल 17 टेरिटरीज हैं। एक आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये वीक इंपॉर्टेंट है 25 से 31 मई तक का। इसके अलावा 26 मई को वैसाख डे या बुद्ध पूर्णिमा डे के तौर पर मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडेरिटी विद पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज हैं, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने एक वार्निंग दी है कि इथियोपिया का जो टिग्रे रीजन है वहां पर भुखमरी आने वाली है, क्योंकि ये एक वॉर जोन है और इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर फूड सप्लाई नहीं पहुंच रही। नेक्स्ट न्यूज है लक्षद्वीप से रिलेटेड। सो लक्षद्वीप में एक एक्ट न्यूज में है PASA। PASA का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। सो रिसेंटली लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 नए रेगुलेशन अनाउंस किए हैं। एक तो ये PASA और दूसरा है
LDAR, इसका फुल फॉर्म है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। सो रिसेंटली इन 2 नए रेगुलेशन और कानून के कारण लक्षद्वीप में काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहला जो कानून है और पहला जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, इसके तहत जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसी भी पर्सन को विदाउट पब्लिक डिस्क्लोजर डिटेन कर सकते हैं 1 साल तक के लिए। डिटेन मतलब आपको हिरासत में ले सकते हैं और इसके बारे में पब्लिक डिस्क्लोजर यानी कि पब्लिक में जानकारी नहीं दी जाएगी अगर एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से आप एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो। सो इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है उसका मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि इससे कानून का मिसयूज होगा और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलेगा उसको इस प्रोविजन के तहत अंदर किया जा सकता है। सो ये तो पहला हो गया। दूसरा है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन, और इस रेगुलेशन के हिसाब से लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहां पर डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ाने के लिए आउटसाइडर्स को इनवाइट किया जाएगा और वहां पर चांसेस दिए जाएंगे नए प्रोजेक्ट शुरू करने के। तो जो लोकल कम्युनिटी है उनका आर्ग्यूमेंट है कि इससे जो रियल एस्टेट माफिया है वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेंगे। सो एग्जाम में आपसे सिर्फ दो चीजें पूछ सकता है। एक तो आपसे पूछ सकता है कि LDAR रिसेंटली न्यूज में था, ये किस यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। दूसरा PAS से। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो लक्षद्वीप है वो किस हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है, तो वो है केरला हाई कोर्ट। नेक्स्ट है चाइना से रिलेटेड। सो ये एक सिटी का नाम है सेंजिंगडुई। यहाँ पर 3000 साल पुरानी सभ्यता से रिलेटेड कुछ मटेरियल पाया गया है। तो एग्जाम में आपसे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि ये जो सेंजिंगडुई है ये किस देश से संबंधित है। सो ये चाइना से संबंधित है और यहाँ पर ब्रोंज रेलिक्स पाए गए हैं जो कि 3000 साल पुरानी सभ्यता से संबंधित है। चाइना की बात करें तो रिसेंटली चाइना न्यूज में था क्योंकि चाइना में फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से जाने जाने वाले युआन लोंगपिंग का निधन हुआ है। नेक्स्ट है RBI की एनुअल रिपोर्ट से रिलेटेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूजुअली जो RBI का फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई से जून होता है, यानी कि 2018 के अगर जुलाई में शुरू हुआ 1 जुलाई से, सो ये 30 जून 2019 को खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार RBI ने बिमल जालान कमेटी के रिकमेंडेशंस को मानते हुए अपना जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर उसको सरकार के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से शिफ्ट कर लिया। जो सरकारी फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च तक। सो इसीलिए जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था RBI का वो सिर्फ 9 मंथ्स का था। 9 मंथ्स का कैसे हुआ? ये 2020 में जुलाई में चालू हुआ 1 जुलाई से और ये 2021 में 31 मार्च को ही खत्म हो गया, ताकि अब जो नया ईयर बनेगा RBI का वो 1 अप्रैल से चालू हो सके। ये 1 अप्रैल सरकार वाले के साथ मैच करने के लिए। इसीलिए जो RBI ने अभी जो एनुअल रिपोर्ट जारी की है वो सिर्फ 9 महीने के फंक्शंस की है। क्योंकि ये पहली बार ऐसा है कि 9 महीने का, अदरवाइज जनरली जो पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है यानी कि 12 महीने की रिपोर्ट जारी की जाती है। अच्छा, इस रिपोर्ट के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि न्यूज में थे। एक तो ये है कि 2019 के बाद में RBI ने 2000 रुपए के नोट नहीं प्रिंट किए हैं और 2000 के नोट और 500 के नोट ये टोटल करेंसी है। ये RBI की जितनी करेंसी इन सर्कुलेशन है उसका 85.7% है, यानी कि बड़े डिनोमिनेशन है वो 85.7% है टोटल बैंक नोट्स जितने भी सर्कुलेशन में हैं उसका। इसके अलावा इस एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से RBI ने यह भी बताया कि बैंक फ्रॉड हैं वो 25% कम हुए हैं। सबसे ज्यादा बैंक फ्रॉड है SBI में, फिर है PNB में। SBI है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB है पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है बन्नी ग्रासलैंड से रिलेटेड। सो रिसेंटली NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि बन्नी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जितने भी एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट यानी कि जो अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं जमीन पर, उनको अगले 6 महीने में रिमूव किया जाना चाहिए, यानी उनको जितने भी अवैध कब्जे हैं उनको वहां से हटाया जाना चाहिए। सबसे पहले बन्नी ग्रासलैंड की बात करें तो ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में यानी कि गुजरात में। NGT की बात करें तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, स्टेट्यूटरी यानी कानून से बनाई गई। ये NGT एक्ट 2010 से बनाई गई है। बन्नी ग्रासलैंड की बात करें तो यहाँ पर एक कम्युनिटी भी रहती है जिसका नाम है मलधारी कम्युनिटी, और मालधारी कम्युनिटी, इसका जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। गुजरात की बात करें तो रिसेंटली गुजरात न्यूज में था क्योंकि FDI डेटा रिलीज किया है रिसेंटली सरकार ने। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इस डेटा के हिसाब से जो हाईएस्ट FDI है वो 81.72 बिलियन FDI रिसीव किया था हमने लास्ट ईयर में। ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 10%
ज्यादा है। और FDI इन्वेस्टमेंट के मामले में गुजरात टॉप पोजीशन पर है, यानी सबसे ज्यादा FDI गुजरात में आया, फिर महाराष्ट्र में, और थर्ड पोजीशन पर है कर्नाटक। NGT की बात करें तो इसका प्रिंसिपल बेंच है वो नई दिल्ली में, और प्रेजेंट में NGT के जो चेयरपर्सन है वो है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। नेक्स्ट है WMO की एक रिपोर्ट। WMO है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2021 से लेकर 2025 के बीच कोई एक साल ऐसा होगा जो हॉटेस्ट होगा, और ये 2016 का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर देगा। अभी तक जो रिकॉर्ड है वो 2016 का है हॉटेस्ट ईयर के मामले में। WMO की बात करें तो ये है वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हर साल WMO 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे के तौर पर मनाता है, क्योंकि 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय जिनेवा में है।